आज हम बात करने वाले हैं अटेंशन स्पैन बाय ग्लोरिया मार्कबुक के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक प्राचीन नगरी थी उज्जैनी। ये वही समय था जब राजा विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैनी ज्ञान, कला और गणित का केंद्र मानी जाती थी। दूर दूर से विद्वान, व्यापारी और विद्यार्थी यहां आते थे। इस नगरी में एक युवा लेखक रहता था। उसका नाम था आर्य। आर्य का काम था राजमहल के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ लिखना। वह दिन रात लेखन में डूबा रहता, घंटों एक ही ताड़पत्र पर बैठकर शब्दों को तराशता। उस समय डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, न कोई तेज शोर, न कोई बार बार ध्यान भटकाने वाली चीज। जब आर्य लिखता था तो उसका पूरा ध्यान एक ही जगह रहता। एक दिन राजमहल में एक अजीब घटना हुई। दूर देश से आए एक यात्री ने राजा को एक रहस्यमयी वस्तु दिखाई। वह एक चमकदार शीशे जैसा था जिसमें अलग अलग चित्र पल भर में बदल जाते थे। यात्री ने बताया कि यह भविष्य की दुनिया से आया एक उपकरण है जहां लोग इसी तरह के शीशों पर अपना अधिकतर समय बिताते हैं। राजा और सभा के लोग हैरान रह गए। राजा ने आर्य को बुलाया और कहा, तुम विद्वान हो, इस वस्तु को समझने की कोशिश करो। आर्य ने उस शीशे को देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। कभी कोई संदेश चमकता, कभी कोई चित्र, कभी कोई आवाज। उसका ध्यान एक चीज पर टिक ही नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में उसे थकान महसूस होने लगी। उसने शीशा नीचे रख दिया। उसने सोचा, अजीब है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, फिर भी मन इतना भारी क्यों लग रहा है। उसी रात आर्य को एक सपना आया। सपने में वह भविष्य की दुनिया में पहुंच गया। वहां लोग अपने हाथों में छोटे छोटे चमकते उपकरण लिए चलते फिरते दिख रहे थे। कोई चलते हुए देख रहा है, कोई खाते हुए, कोई सोने से पहले। हर 40 से 50 सेकंड में उनकी उंगलियां स्क्रीन पर फिसल जाती और सामने नई चीज आ जाती। आर्य ने एक युवक से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? युवक बोला, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा यह, थोड़ा सा वह। लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आर्य ने देखा कि लोग एक काम को पूरा करने से पहले ही दूसरे काम पर कूद जाते हैं। कोई लिख रहा है, फिर अचानक संदेश देखता है। कोई पढ़ रहा है, फिर किसी और ऐप पर चला जाता है। आर्य को अपने समय की याद आई जब वह एक ही ग्रंथ पर घंटों लगा रहता था। उसने महसूस किया कि यहां असली समस्या समय की नहीं, ध्यान की है। उसी सपने में एक वृद्ध विद्वान आर्य के पास आए। उन्होंने कहा, तुम जो देख रहे हो यही 47 सेकंड रियलिटी है। पहले लोग एक काम पर 150 सेकंड या उससे भी ज्यादा ध्यान दे पाते थे। अब औसतन 47 सेकंड में ही उनका मन भटक जाता है। आर्य ने पूछा, इससे क्या नुकसान होता है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, हर बार जब मन एक काम छोड़कर दूसरे पर जाता है तो दिमाग को फिर से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। इसी को स्विच कॉस्ट कहते हैं। ये कॉस्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे इंसान की मेंटल एनर्जी को खा जाती है। वृद्ध ने समझाया, मान लो तुम युद्ध में हो और हर 40 सेकंड में तुम्हें अपना हथियार बदलना पड़े। लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही हाल दिमाग का है। बार बार टास्क बदलने से सोच की गहराई खत्म हो जाती है। आर्य को बात समझ आने लगी। उसने देखा कि भविष्य के लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव कम है। वे दिन भर काम करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ पूरा नहीं हुआ। अचानक आर्य की नींद खुल गई। वह पसीने से तर था। सुबह होते ही वह राजमहल पहुंचा और राजा विक्रमादित्य को सब कुछ बताया। उसने कहा, महाराज, भविष्य की दुनिया में लोग बहुत तेज हैं, लेकिन उनका मन कमजोर होता जा रहा है। उनका ध्यान 47 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता। हर बार जब वे एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो उनका दिमाग थकता है। ये थकान दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देती है। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो समाधान क्या है? आर्य ने उत्तर दिया, समाधान वही है जो हमारे समय में था, एक समय में एक काम। गहराई, धैर्य। जब मन को बार बार इधर उधर घसीटा जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। राजा ने आदेश दिया कि राजमहल में काम करने वाले सभी लोग एक समय में सिर्फ एक ही काम करेंगे। संदेशवाहक भी तभी आएंगे जब काम पूरा हो जाए। धीरे धीरे पूरे नगर में यह आदत फैलने लगी। लोग महसूस करने लगे कि उनका काम जल्दी और बेहतर हो रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीतता गया, युग बदले। उज्जैनी की जगह आधुनिक शहर आ गए। अब हमारे हाथों में भी वही चमकते शीशे हैं जिन्हें हम मोबाइल कहते हैं। हम सुबह उठते ही स्क्रीन देखते हैं, दिन भर नोटिफिकेशंस के बीच फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने ध्यान को टुकड़ों में बांट रहे हैं।
आज भी वही 47 सेकंड की रियलिटी हमारे साथ है। हम एक वीडियो देखते हैं, फिर मैसेज, फिर किसी और ऐप पर। हर बार हमारा दिमाग थोड़ा सा थक जाता है। ये थकान हमें लेजी नहीं बनाती, बल्कि कंफ्यूज्ड बनाती है। दिन के अंत में हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ। अगर हम उस पुराने समय के आर्य से सीख लें तो हमें समझ आएगा कि असली शक्ति तेजी में नहीं, ठहराव में है। एक काम पर पूरा ध्यान देना आज के समय में एक रेयर स्किल बन चुका है, लेकिन जो इसे सीख लेता है वही इस नॉइजी दुनिया में आगे निकल जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हमारे ध्यान को कमजोर बना देता है। अगर हम हर 47 सेकंड में अपना फोकस बदलते रहेंगे तो हमारा दिमाग कभी गहराई तक नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी डिसिप्लिन लाएं, डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करें और एक समय में एक काम करें, तो हम फिर से वही क्लैरिटी पा सकते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, जो कभी प्राचीन विद्वानों की ताकत हुआ करती थी। इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं होता, वो आज के लिए एक वार्निंग भी होता है। और 47 सेकंड की रियलिटी हमें यही चेतावनी देती है कि अगर हमने अपने ध्यान की कद्र नहीं की तो हमारे पास समय होते हुए भी हम हमेशा कमी महसूस करते रहेंगे। उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य के आदेश के बाद नगर का माहौल बदलने लगा था। लोग अब पहले से ज्यादा शांति से काम करने लगे थे। आर्य को लगा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। एक शाम जब वह क्षिप्रा नदी के किनारे बैठा ताड़पत्रों पर कुछ लिख रहा था, तभी वही रहस्यमय यात्री फिर से उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर इस बार हल्की चिंता थी। उसने कहा, आर्य, तुमने ध्यान की समस्या को समझ लिया है, लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आर्य चौंका। उसने पूछा, अब और क्या शेष है? यात्री ने वही चमकता हुआ शीशा फिर से निकाला। इस बार उसमें अलग ही दृश्य चल रहे थे। लोग किसी काम में लगे हैं, लेकिन बार बार रुक रहे हैं। कोई लिखते लिखते उठ जाता है, कोई सोचते सोचते मोबाइल देख लेता है। फिर वे वापस उसी काम पर लौटते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन और थकान साफ दिखती है। यात्री ने कहा, तुमने देखा कि लोग हर 47 सेकंड में स्क्रीन बदलते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब कोई बड़ा काम बीच में टूटता है तो दिमाग को पूरी तरह से उसी काम में लौटने में औसतन 25 मिनट लगते हैं? आर्य ने हैरानी से पूछा, 25 मिनट? इतना समय तो हम किसी नए काम को शुरू करने में भी नहीं लगाते। यात्री बोला, यही तो भ्रम है। लोग सोचते हैं कि बस 2 मिनट के लिए देख लिया, फिर वापस काम पर आ गए, लेकिन उनका मन वापस नहीं आता, सिर्फ शरीर लौटता है। उसी रात आर्य फिर से भविष्य की दुनिया में पहुंच गया। इस बार वह एक बड़े भवन में था, जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। हर व्यक्ति के सामने कई स्क्रीन थी। कोई एक रिपोर्ट लिख रहा है, तभी एक नोटिफिकेशन आता है। वह बस एक झलक देखता है, फिर वापस रिपोर्ट पर आ जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि उसने काम नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर से उसका ध्यान टूट चुका होता है। आर्य ने एक स्त्री को देखा जो किसी जटिल योजना पर काम कर रही थी। बीच में उसका फोन बजा। उसने सिर्फ हाँ कहा और फोन रख दिया। फिर वह कागजों को देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह सोच में डूबी थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए। वह बार बार उसी पंक्ति को पढ़ती, फिर माथा पकड़ लेती। आर्य को समझ आ गया कि उसका दिमाग अभी भी उसी इंटरप्शन से बाहर नहीं आया है। तभी वही वृद्ध विद्वान फिर प्रकट हुए, जिन्हें आर्य ने पहले सपने में देखा था। उन्होंने कहा, इसे 25 मिनट रिकवरी मिथ कहते हैं। लोग मानते हैं कि वे तुरंत रिकवर कर लेते हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग धीरे धीरे उसी गहराई में वापस जाता है। अगर काम कॉम्प्लेक्स है तो ये वापसी और भी मुश्किल हो जाती है। आर्य ने पूछा, तो इसका असर क्या होता है? वृद्ध बोले, इससे इंसान हमेशा कैचअप मोड में रहता है। उसे लगता है कि वह पीछे छूट रहा है, इसलिए वह तेजी दिखाता है, लेकिन यह तेजी उसे और थका देती है। आर्य ने चारों तरफ देखा। लोग भाग रहे थे, जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर संतोष नहीं था। वृद्ध ने आगे कहा, मान लो तुम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो। हर बार जब तुम ऊपर चढ़ते हो, कोई तुम्हें नीचे धक्का दे देता है। तुम फिर से चढ़ना शुरू करते हो। कुछ देर बाद तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। यही दिमाग के साथ होता है। हर इंटरप्शन तुम्हें नीचे खींच लेता है और तुम्हें फिर से 25 मिनट लगते हैं उस ऊंचाई पर पहुंचने में। आर्य को अपने समय की याद आई, जब वह कोई ग्रंथ लिखता था और कोई उसे बीच में बुला लेता था,
तो वह वापस आने में सच में समय लेता था। लेकिन उस समय इंटरप्शंस कम थे, इसलिए यह समस्या इतनी बड़ी नहीं बनती थी। भविष्य में तो इंटरप्शंस ही इंटरप्शंस थे। अचानक दृश्य बदला। आर्य खुद को एक युवक के रूप में देखता है जो सुबह से शाम तक काम में लगा है। दिन खत्म होने पर वह थककर कहता है, मैंने पूरा दिन काम किया, फिर भी कुछ पूरा नहीं हुआ। वृद्ध विद्वान बोले, यही परपेचुअल कैचअप है। इंसान हमेशा सोचता है कि बस थोड़ा और, बस एक काम और, लेकिन असल में वह अपने ही टूटे हुए ध्यान को जोड़ने में ऊर्जा खर्च कर रहा होता है। आर्य की नींद खुल गई। वह तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, ध्यान भटकना ही समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि ध्यान वापस लाने में बहुत समय लगता है। लोग सोचते हैं कि वे जल्दी संभल जाते हैं, लेकिन उनका मन 25 मिनट तक भटका रहता है। इसीलिए वे हमेशा थके रहते हैं, चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आर्य बोला, हमें इंटरप्शंस को सिर्फ कम नहीं करना, बल्कि उन्हें सम्मान से देखना होगा। हर बार जब हम किसी को बीच में रोकते हैं, हम उसके समय के नहीं, उसके दिमाग के 25 मिनट छीन लेते हैं। राजा के आदेश से नगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। अगर कोई व्यक्ति गहरे काम में है तो उसे बीच में नहीं टोका जाएगा। संदेशवाहक भी पहले पूछेंगे कि समय सही है या नहीं। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वे कम काम करके भी ज्यादा हासिल कर पा रहे हैं। दिन के अंत में थकान कम होती थी और संतोष ज्यादा। समय फिर आगे बढ़ता है। कहानी आज के समय में लौट आती है। अब इंटरप्शंस राजा के आदेश से नहीं, हमारे अपने हाथों से आते हैं। एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक क्विक चेक। हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हर बार हम अपने ही दिमाग को पहाड़ से नीचे धक्का दे देते हैं। आज हम हर समय कैचअप में रहते हैं। इनबॉक्स भरा हुआ, टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि हमें और तेज होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हमें और गहरा होना चाहिए। अगर हम समझ लें कि हर इंटरप्शन हमें 25 मिनट पीछे धकेल देता है, तो शायद हम अपने ध्यान की ज्यादा कद्र करने लगें। यह कहानी उसी आर्य की चेतावनी है जो सदियों पहले समझ गया था कि असली थकान काम से नहीं, टूटे हुए ध्यान से आती है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी सीमाएं और थोड़ी सी पेशेंस ले आए, तो हम इस परपेचुअल कैचअप से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अंत में समस्या समय की नहीं है, हमारे पास आज भी उतने ही घंटे हैं। समस्या उस समय के बीच बीच में टूट जाने की है, और जब तक हम इस टूटन को नहीं समझेंगे, तब तक हम भागते रहेंगे, थकते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हम हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं। उज्जैनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। नगर में शांति तो थी, लेकिन आर्य के मन में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि ध्यान और इंटरप्शन की समस्या समझाने के बाद भी कुछ अधूरा है। एक सुबह वह राजमहल के पुस्तकालय में बैठा पुराने ग्रंथों को देख रहा था। तभी उसने देखा कि अलग अलग लोग एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन सबकी हालत अलग है। कोई पूरी तल्लीनता से काम कर रहा है, कोई बिना सोचे एक ही काम दोहराए जा रहा है, कोई ऊब कर इधर उधर देख रहा है और कोई गुस्से में कागज पटक रहा है। आर्य को लगा जैसे यही उसकी अगली सीख है। उसी पल वही वृद्ध विद्वान उसके सामने आ गए। इस बार उनके चेहरे पर गंभीर शांति थी। उन्होंने कहा, तुमने ध्यान की टूटन और थकान को समझ लिया। अब समझो कि ध्यान हमेशा एक जैसा नहीं होता। मन 4 अवस्थाओं में घूमता रहता है। आर्य ने चारों ओर देखा। विद्वान ने इशारा किया एक युवक की ओर जो पूरी एकाग्रता से लेख लिख रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर स्थिरता। विद्वान बोले, यह फोकस्ड अवस्था है। यहां एंगेजमेंट भी ज्यादा है और चैलेंज भी। दिमाग पूरी ताकत से काम कर रहा है, लेकिन थक नहीं रहा, बल्कि संतोष महसूस कर रहा है। आर्य को याद आया जब वह खुद किसी कठिन अध्याय पर लिखते समय समय का एहसास भूल जाता था। शरीर थकता था, लेकिन मन खुश रहता था। वह समझ गया कि यही असली काम करने की अवस्था है, जहां इंसान खुद को उपयोगी महसूस करता है। फिर विद्वान उसे रसोई घर की ओर ले गए। वहां कुछ लोग आलू छील रहे थे, कोई मसाले कूट रहा था। वे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, काम चलता जा रहा था। विद्वान बोले, ये रोट अवस्था है। यहां एंगेजमेंट तो है, लेकिन चैलेंज कम है। दिमाग पूरी तरह नहीं, आधा लगा होता है। आर्य मुस्कुराया। उसे याद आया कि कैसे सफर में चलते चलते वह मन ही मन कविताएं सोच लेता था, क्योंकि शरीर एक आसान काम में लगा होता था। यह अवस्था बुरी नहीं थी, लेकिन यहां गहराई नहीं बनती थी। इसके बाद वे नगर के चौक पर पहुंचे। कुछ लोग खाली बैठे थे, न बात कर रहे थे, न कोई काम। उनकी आंखों में खालीपन था। विद्वान बोले, ये बोर्डम है, न एंगेजमेंट है, न चैलेंज। मन को न तो कुछ करना है, न कुछ सीखना है। इस अवस्था में समय बहुत भारी लगता है।
आर्य ने गौर किया कि यही लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते थे। उन्हें लगता था कि समय बहुत धीरे चल रहा है, जबकि असल में उनका मन कहीं जुड़ा ही नहीं था। फिर विद्वान उसे एक कारीगर के पास ले गए जो किसी नए औजार को समझने की कोशिश कर रहा था। वह पसीना पोंछ रहा था, कभी गुस्से में औजार पटक देता, कभी खुद को कोसता। विद्वान ने कहा, यह फ्रस्ट्रेटेड अवस्था है। यहां चैलेंज बहुत है, लेकिन एंगेजमेंट टूट चुकी है। इंसान करना तो चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा। आर्य को अपने सपनों में देखी आधुनिक दुनिया याद आ गई। लोग किसी ऐप या तकनीक से जूझते हुए गुस्सा हो जाते थे। काम कठिन लगता था, लेकिन मन उसमें रम नहीं पाता था। यही वजह थी कि वे जल्दी हार मान लेते थे। विद्वान ने कहा, समस्या यह नहीं कि हम किस काम में हैं, समस्या यह है कि हम किस अवस्था में हैं। आर्य चुपचाप सुन रहा था। विद्वान बोले, फोकस्ड और रोट अवस्थाएं ऊर्जा देती हैं, बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन ऊर्जा छीन लेती है। उसी पल दृश्य बदल गया। आर्य खुद को आज के समय में पाता है। एक व्यक्ति लैपटॉप पर रिपोर्ट लिख रहा है, वह फोकस्ड है। तभी फोन पर मैसेज आता है, वह 2 मिनट के लिए देखता है, वापस आता है, लेकिन अब उसका मन काम में नहीं लग रहा। थोड़ी देर में वह बोर्ड हो जाता है। फिर कोई तकनीकी समस्या आ जाती है और वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कुछ ही समय में वह चारों अवस्थाओं में घूम आता है। आर्य को समझ में आया कि इंटरप्शंस सिर्फ ध्यान नहीं तोड़ते, वे हमारी अटेंशन स्टेट भी बिगाड़ देते हैं। हम फोकस्ड से फ्रस्ट्रेशन में गिर जाते हैं और वहां से बोर्डम में फंस जाते हैं। दिन के अंत में हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, जबकि असल में हम बस अवस्थाएं बदल रहे होते हैं। उसकी नींद खुली। वह सीधे राजा विक्रमादित्य के पास गया। उसने कहा, महाराज, हर काम में एक ही तरह का ध्यान नहीं लगता। अगर हम लोगों को समझा दें कि कौन सी अवस्था उन्हें आगे बढ़ाती है और कौन सी उन्हें थकाती है, तो वे खुद ही बेहतर काम करने लगेंगे। राजा ने पूछा, तो हमें क्या सिखाना चाहिए? आर्य बोला, उन्हें फोकस्ड अवस्था की कद्र सिखानी चाहिए। जब काम कठिन हो और मन लगा हो तो बीच में न रोकें। रोट काम को आराम के लिए इस्तेमाल करें। बोर्डम को पहचानें और उससे बाहर निकलें। फ्रस्ट्रेशन में रुकें नहीं, या तो मदद लें या विराम लें। राजा के आदेश से नगर में यह समझ फैलने लगी। लोग अब यह पहचानने लगे कि वे किस अवस्था में हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड होता तो वह जिद नहीं करता, बल्कि थोड़ा रुक जाता। अगर बोर्ड होता तो कोई मीनिंगफुल काम ढूंढ लेता। फोकस्ड समय को सबसे कीमती माना जाने लगा। समय फिर आगे बढ़ता है। कहानी आज के जीवन से जुड़ जाती है। आज हम भी इन्हीं 4 अवस्थाओं में घूमते रहते हैं। हम अक्सर फ्रस्ट्रेशन को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं और बोरिंग को आराम, लेकिन असल आराम रोट में है और असली काम फोकस्ड में। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान सिर्फ होने या न होने की चीज नहीं है, ध्यान की क्वालिटी होती है। अगर हम यह समझ लें कि हमारा मन किस अवस्था में है, तो हम खुद को बेहतर दिशा दे सकते हैं। आर्य की कहानी यहीं हमें छोड़ जाती है, एक सवाल के साथ, आज तुम किस अवस्था में हो और क्या वह अवस्था तुम्हें आगे ले जा रही है या धीरे धीरे थका रही है? उज्जैनी में अब लोग ध्यान की अवस्थाओं को पहचानने लगे थे। कोई कहता, अभी मेरा मन फोकस्ड है, मुझे मत टोको, तो कोई मुस्कुराकर बोलता, मैं अभी रोट काम कर रहा हूं, बात कर सकते हो। नगर पहले से ज्यादा समझदार लगने लगा था, लेकिन आर्य को अब भी लगता था कि ध्यान की इस पूरी कहानी में एक आखिरी परत बाकी है। वह देख रहा था कि लोग सब कुछ जानने के बावजूद कभी कभी बेवजह थक जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गलत फैसले ले लेते हैं और शाम होते होते बिना वजह किसी तुच्छ चीज में उलझ जाते हैं। एक शाम वह महल के अस्तबल के पास बैठा था। वहां घोड़े तैयार किए जा रहे थे। एक अनुभवी सारथी अपने शिष्य को समझा रहा था, घोड़ा तेज तब तक ही दौड़ सकता है जब तक उसमें दम है। अगर रास्ता लंबा है तो बीच बीच में उसे आराम देना पड़ता है। यह बात सुनते ही आर्य के मन में कुछ क्लिक हुआ। उसी पल उसे महसूस हुआ कि ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। रात को वही वृद्ध विद्वान फिर आए। इस बार उनके हाथ में एक छोटा सा दीपक था जिसमें तेल कम भरा हुआ था। उन्होंने दीपक जलाया और कहा, देखो, ये दीपक तुम्हारा ध्यान है। आर्य ने पूछा, और तेल? विद्वान मुस्कुराए, तेल तुम्हारी मेंटल एनर्जी है, यह सीमित है। उन्होंने दीपक को हवा से बचाते हुए कहा, हर बार जब तुम ध्यान लगाते हो, मल्टीटास्किंग करते हो या किसी डिस्ट्रैक्शन को रोकते हो तो थोड़ा सा तेल जल जाता है। आर्य ने कहा, लेकिन ध्यान लगाना तो अच्छा है। विद्वान बोले, हाँ, लेकिन तेल फिर भी खर्च होता है। फर्क बस इतना है कि सही जगह जलाया गया तेल रोशनी देता है और गलत जगह जलाया गया तेल सिर्फ धुआं।
उसी क्षण आर्य को फिर भविष्य की दुनिया दिखाई देने लगी। एक व्यक्ति सुबह उठते ही फोन उठाता है। अभी कुछ खास काम शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन से लड़ते लड़ते उसका ध्यान खर्च होने लगता है। वह खुद से कहता है, नहीं देखूंगा, लेकिन यही रेजिस्टेंस भी उसके ध्यान का तेल जलाती है। दोपहर तक वह व्यक्ति कई छोटे छोटे फैसले कर चुका होता है। किस मैसेज का जवाब देना है, किसे इग्नोर करना है, किस वीडियो को स्किप करना है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह सब ट्रिवियल है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान का टैंक धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। आर्य ने देखा कि शाम होते होते वही व्यक्ति बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने लगता है। वह जानता है कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन अब उसमें रोकने की ताकत नहीं बची। विद्वान की आवाज गूंजी, जब ध्यान का टैंक खाली हो जाता है तो इंसान माइंडलेस चीजों की तरफ खिंच जाता है। इसलिए नहीं कि वह बेवकूफ है, बल्कि इसलिए कि उसके पास अब रोकने की ऊर्जा नहीं है। आर्य को अपने समय की एक घटना याद आई। एक दिन उसने पूरा दिन कठिन लेखन किया था। शाम को किसी ने उससे एक साधारण निर्णय पूछ लिया, किसे भेजा जाए किसे नहीं। उसने बिना सोचे गलत नाम बता दिया। बाद में उसे खुद पर गुस्सा आया। अब वह समझ रहा था कि उस समय उसका ध्यान का टैंक खाली था। विद्वान बोले, यही वजह है कि थके हुए लोग खराब फैसले लेते हैं। वे तुरंत सुख देने वाली चीजों की ओर भागते हैं, जैसे बिना सोचे खाना, बेवजह बातें करना या आज के समय में एंडलेस स्क्रोलिंग। दृश्य फिर बदला। आर्य उज्जैनी के बाजार में था। एक व्यापारी सुबह से ग्राहकों से मोलभाव कर रहा था। दोपहर तक वह शांत था, लेकिन शाम को वह चिड़चिड़ा हो गया। एक छोटे से सौदे में उसने नुकसान कर लिया। आर्य ने अब समझ लिया कि यह व्यापारी बुरा नहीं था, बस उसका ध्यान का टैंक खाली हो चुका था। अगली सुबह आर्य राजा विक्रमादित्य के पास गया। उसने कहा, महाराज, ध्यान सिर्फ टूटता नहीं है, वह खत्म भी होता है। हर इंसान के पास एक सीमित मात्रा में ध्यान होता है। अगर हम उसे बेकार की चीजों में खर्च कर देंगे तो जरूरी फैसलों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। राजा ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? आर्य बोला, जैसे हम धन को संभाल कर खर्च करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी। सुबह का समय जब टैंक भरा होता है, उसे सबसे जरूरी काम के लिए रखें। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान न गवाएं। और जब लगे कि टैंक खाली हो रहा है तो खुद को दोष न दें, बल्कि विश्राम दें। राजा ने यह बात पूरे नगर में फैलाने का आदेश दिया। लोग अब अपने दिन को नए नजरिए से देखने लगे। वे समझने लगे कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ध्यान की भी होती है। कुछ लोग सुबह कठिन काम करने लगे और शाम को हल्के रोड काम। कुछ ने बेवजह के संदेशों को सीमित कर दिया। समय फिर आगे बढ़ा और कहानी आज के जीवन से जुड़ गई। आज हमारे पास घोड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे पास वही सीमित ध्यान का टैंक है। हम सुबह से ही उसे नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स और बेकार की चिंता में खाली कर देते हैं। फिर शाम को खुद को कोसते हैं कि हम डिसिप्लिन क्यों नहीं रख पाए। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन भी ध्यान से ही चलता है। जब टैंक खाली हो तो डिसिप्लिन टूट जाता है। तब इंसान वही करता है जो सबसे आसान और सबसे कम एफर्ट वाला हो। आर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान कोई इन्फिनिट शक्ति नहीं है। ये एक सीमित संसाधन है जिसे समझदारी से खर्च करना पड़ता है। अगर हम इसे सही जगह लगाए तो यही ध्यान हमें क्लैरिटी, फोकस और अच्छे फैसले देता है। और अगर इसे बेवजह लुटाए तो वही ध्यान हमें भटकाव और पछतावे की ओर ले जाता है। अंत में सवाल वही है, आज तुम अपना ध्यान किस पर खर्च कर रहे हो? और क्या वह तुम्हारे जीवन के लिए सच में वर्थ इट है, या बस तुम्हारे खाली होते टैंक का नतीजा? उज्जैनी में अब ध्यान को लेकर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। लोग ये मानने लगे थे कि ध्यान सीमित है, थकता है और सही जगह खर्च होना चाहिए। लेकिन एक नई उलझन भी सामने आने लगी थी। कुछ लोग ये सोचने लगे थे कि अगर ध्यान इतना कीमती है तो हर वह काम जो सिंपल है, माइंडलेस है, उसे हटा देना चाहिए। वे दिन भर सिर्फ कठिन और गहरे काम करना चाहते थे, न बातें, न हल्के काम, न आराम। शुरुआत में उन्हें लगा कि वे बहुत प्रोडक्टिव हो गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे अजीब तरह की थकान और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए। आर्य यह सब देख रहा था। एक दिन वह नगर के कपड़ा धोने वाले घाट पर गया। वहां स्त्रियां कपड़े धो रही थीं, कोई तह कर रही थी, कोई बच्चों से बातें कर रही थी। उनके चेहरे पर शांति थी। काम आसान था, लेकिन वे ऊबी हुई नहीं थी। आर्य को लगा कि यहां कुछ छिपा हुआ सच है। उसी शाम वह राजमहल लौटा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ सैनिक अपनी तलवारें साफ कर रहे हैं। ये कोई कठिन काम नहीं था। हाथ अपने आप चल रहे थे, मन कहीं और बह रहा था।
कोई पुरानी कहानी सुना रहा था, कोई हंस रहा था, फिर भी काम ठीक से हो रहा था। आर्य को ध्यान आया कि यही काम युद्ध से पहले सैनिकों को शांत भी करता था। रात में वही वृद्ध विद्वान फिर प्रकट हुए। इस बार वे एक टोकरी में कपड़े तय कर रहे थे। आर्य ने मुस्कुराकर पूछा, आप भी रोड काम कर रहे हैं? विद्वान हंसे और बोले, यही तो बात है जिसे तुम समझने वाले हो। उन्होंने कहा, तुमने ध्यान को गैस टैंक की तरह समझा, अब समझो कि उसे भरने के तरीके क्या हैं। लोग सोचते हैं कि बस सोने से या कुछ न करने से ध्यान लौट आता है, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं है। आर्य ने पूछा, तो फिर कैसे भरता है? विद्वान बोले, रोड गतिविधियों से। आर्य चौंका। उसे लगा था कि आसान काम सिर्फ समय की बर्बादी होते हैं। विद्वान ने समझाया, जब तुम कोई बहुत कठिन काम करते हो तो तुम्हारा ध्यान तेजी से खर्च होता है। जब तुम कुछ भी नहीं करते तो मन बोर्डम में चला जाता है। लेकिन जब तुम कोई सरल दोहराव वाला काम करते हो तो दिमाग को आराम भी मिलता है और वह पूरी तरह बंद भी नहीं होता। उसी पल आर्य को फिर भविष्य की दुनिया दिखी। एक व्यक्ति दिन भर कठिन बैठकों और फैसलों में उलझा हुआ था। शाम को वह थक कर सोफे पर गिर पड़ा। उसने फोन उठाया और बिना सोचे स्क्रॉल करने लगा। उसका ध्यान और भी खाली हो गया। अगले दिन वह और थका हुआ उठा। फिर दृश्य बदला। वही व्यक्ति शाम को फोन छोड़कर कपड़े तय करने लगा। हाथ अपने आप चल रहे थे। दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह बिना एफर्ट के सोच पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे अगले दिन के लिए एक अच्छा विचार सूझा। विद्वान की आवाज आई, यही फर्क है माइंडलेस स्क्रॉलिंग और रोट एक्टिविटी में। आर्य ने समझा कि रोट काम पूरी तरह माइंडलेस नहीं होते। वे दिमाग को हल्का सा एंगेज रखते हैं ताकि वह बोर्डम में ना जाए। साथ ही वे इतना आसान होते हैं कि ध्यान का टैंक फिर से भरने लगता है। विद्वान बोले, समस्या तब होती है जब लोग रोट काम को दोषी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि हर पल प्रोडक्टिव होना चाहिए, लेकिन दिमाग मशीन नहीं है। उसे रिदम चाहिए, कभी गहराई, कभी हल्कापन। आर्य को अपने समय की याद आई, जब वह लंबे लेखन के बाद बगीचे में टहलता था या दीपक साफ करता था या ताड़पत्र गिनता था। तब उसे लगता था कि वह काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में वही समय उसे अगले गहरे काम के लिए तैयार करता था। अगले दिन आर्य राजा विक्रमादित्य के पास गया। उसने कहा, महाराज, हमने लोगों को फोकस और डिसिप्लिन सिखाया, लेकिन अब हमें उन्हें संतुलन भी सिखाना होगा। राजा ने पूछा, कैसा संतुलन? आर्य बोला, हर आसान काम बुरा नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ध्यान को वापस भरते हैं। अगर हम उन्हें खत्म कर देंगे तो लोग अंदर से सूख जाएंगे। राजा ने नगर में यह बात फैलाने का आदेश दिया। अब लोग अपने दिन में जानबूझकर रोटे गतिविधियों के लिए समय निकालने लगे। कोई बगीचे में पौधों को पानी देता, कोई सामान जमाता, कोई हल्का संगीत सुनते हुए चलने लगता। इन कामों को अब आलस्य नहीं माना जाता था, बल्कि तैयारी माना जाता था। समय फिर आगे बढ़ता है और कहानी आज के जीवन से जुड़ जाती है। आज हम भी यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कपड़े तय कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं या कोई सिंपल गेम खेल रहे हैं तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि यही समय हमारे ध्यान के टैंक को धीरे धीरे भरता है। जब हम रोट काम छोड़ देते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो विकल्प बचते हैं, या तो बहुत कठिन काम या फिर पूरी तरह माइंडलेस डिस्ट्रैक्शन। दोनों ही लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। रोट गतिविधियां वो बीच का पुल है जो हमें बर्नआउट से बचाती है। आर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन सिर्फ डीप वर्क और रेस्ट का खेल नहीं है। इनके बीच एक तीसरी चीज भी जरूरी है, हल्का दोहराव वाला शांत काम। यही काम हमें बोर्ड होने से बचाता है और थके हुए ध्यान को फिर से जीवित करता है। अगर हम अपने दिन में इस तरह की गतिविधियों को सम्मान देंगे तो हम खुद को ज्यादा शांत, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा संतुलित पाएंगे। क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज दौड़ना नहीं, बल्कि आराम से चलते हुए सांस लेना ज्यादा जरूरी होता है। और यही उज्जैनी से चली यह कहानी आज हमें यह याद दिलाने आती है कि हर माइंडलेस दिखने वाला काम बेकार नहीं होता। कुछ काम चुपचाप हमारे भीतर वह शक्ति वापस भर देते हैं जिसकी हमें अगली बड़ी चुनौती के लिए जरूरत होती है। उज्जैनी में अब ध्यान को लेकर लोग पहले से ज्यादा सजग हो चुके थे। वे जानते थे कि ध्यान थकता है, भरता है और हल्के काम भी जरूरी होते हैं। लेकिन आर्य ने एक अजीब बात नोटिस की। कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति शांति से काम कर रहा होता, कोई उसे बुलाता नहीं, कोई शोर नहीं होता, फिर भी वह अचानक रुक जाता। वह खुद ही उठकर इधर उधर देखने लगता, बिना किसी कारण के। आर्य को यह बात खटकने लगी।
एक दिन वह राजमहल के बगीचे में बैठा एक युवक को लिखते हुए देख रहा था। माहौल शांत था, न कोई संदेशवाहक न कोई आवाज। फिर भी वह युवक हर कुछ पलों में रुकता, आकाश की ओर देखता, फिर ताड़पत्र पलटता, फिर कुछ सोचकर कलम नीचे रख देता। आखिर आर्य ने उससे पूछा, कोई तुम्हें बुला रहा है क्या? युवक बोला, नहीं। आर्य ने फिर पूछा, तो फिर बार बार क्यों रुक रहे हो? युवक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, बस मन करता है। यही जवाब आर्य के लिए सबसे भारी था, बस मन करता है। उस शाम वह बहुत देर तक सोचता रहा। अगर कोई बाहर से नहीं रोक रहा तो फिर ध्यान क्यों टूट रहा है? रात को वही वृद्ध विद्वान फिर प्रकट हुए। इस बार वे खाली हाथ थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी समझ थी। आर्य ने बिना भूमिका के पूछ लिया, लोग खुद ही अपना ध्यान क्यों तोड़ देते हैं? विद्वान मुस्कुराए, क्योंकि वे इसके आदी हो चुके हैं। उन्होंने आर्य को फिर भविष्य की दुनिया दिखाई। एक व्यक्ति अपने कमरे में अकेला बैठा काम कर रहा था। फोन साइलेंट था, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर भी उसने अचानक फोन उठाया, स्क्रीन देखी, कुछ नहीं था। फिर उसने दूसरा ऐप खोला, फिर तीसरा। कोई वजह नहीं, कोई जरूरत नहीं। आर्य ने हैरानी से पूछा, ये क्यों कर रहा है? इसे तो किसी ने नहीं टोका। विद्वान बोले, यही इंटरनल इंटरप्शन है। बाहर से कोई नहीं बुला रहा, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही है, देख लो, शायद कुछ नया हो, बस एक सेकंड। आर्य को समझ आने लगा कि समस्या सिर्फ बाहरी शोर की नहीं है, यह आदत बन चुकी थी। जैसे कोई व्यक्ति बिना भूख के भी कुछ चबाता रहता है। विद्वान ने कहा, पहले लोग ध्यान तब बदलते थे जब कोई कारण होता था, अब कारण की जरूरत नहीं रही। दिमाग को बार बार बदलने की कंडीशनिंग हो चुकी है। आर्य ने पूछा, कैसी कंडीशनिंग? विद्वान बोले, हर बार जब तुम बोर्डम, हल्की कठिनाई या थोड़ी असहजता महसूस करते हो और तुरंत कुछ और करने लगते हो, तो दिमाग सीख जाता है कि रुकना नहीं है, भाग जाना है। दृश्य बदला। आर्य ने देखा कि एक व्यक्ति कोई कठिन काम कर रहा है। जैसे ही काम थोड़ा मुश्किल हुआ, उसने खुद को उठने दिया। कोई मैसेज नहीं आया था, बस अंदर से बेचैनी हुई थी। विद्वान बोले, यह फ्रस्ट्रेशन से भागना है। फिर उन्होंने एक और व्यक्ति दिखाया। वह आसान काम कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसे मजा नहीं आया। उसने खुद ही ध्यान बदल लिया। विद्वान बोले, यह बोर्डम से भागना है। आर्य ने महसूस किया कि इंटरनल इंटरप्शन असल में डिस्कम्फर्ट से बचने का तरीका है। दिमाग को जब भी थोड़ा अजीब, भारी या उबाऊ लगता है, वह तुरंत एस्केप ढूंढता है। उसी क्षण आर्य को अपने जीवन की कई बातें याद आईं। कितनी बार उसने खुद ही लेखन बीच में छोड़ा था, सिर्फ इसलिए कि एक पंक्ति ठीक से नहीं बन रही थी। कोई उसे बुला नहीं रहा था, बस उसका मन भागना चाहता था। विद्वान बोले, लोग नोटिफिकेशंस को दोष देते हैं, लेकिन सच यह है कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही उंगली तैयार रहती है। आर्य चुप हो गया। यह बात गहरी थी। अगले दृश्य में आर्य ने उज्जैनी के ही लोगों को देखा। एक व्यापारी हिसाब कर रहा था। कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था, फिर भी वह बार बार बाहर झांक रहा था। एक छात्र पढ़ रहा था, लेकिन हर कुछ देर में पन्ने बदल रहा था, जैसे कहीं और कुछ छूट ना जाए। विद्वान ने कहा, यह आदत धीरे धीरे बनती है। पहले बाहरी इंटरप्शंस होते हैं, फिर दिमाग खुद ही उनकी नकल करने लगता है, जैसे शरीर बिना चोट के भी दर्द महसूस करने लगता है। आर्य ने पूछा, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? विद्वान बोले, पहला कदम यह मानना है कि हर इंटरप्शन बाहर से नहीं आता, कई बार दुश्मन भीतर होता है। सुबह होते ही आर्य राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, हमने नगर को शोर से बचा लिया, लेकिन अब हमें लोगों को खुद से बचाना होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, खुद से? आर्य बोला, हां, लोग बिना वजह खुद ही अपना ध्यान तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बाहर से कारण होगा, लेकिन असल में वे डिस्कम्फर्ट से भाग रहे होते हैं। राजा ने आदेश दिया कि लोगों को यह सिखाया जाए कि जब मन खुद ही भागना चाहे तो उसे तुरंत मान न लिया जाए, थोड़ी देर ठहरना सिखाया जाए। नगर में अब एक नई आदत पनपने लगी। जब कोई व्यक्ति काम के बीच अचानक उठना चाहता तो वह खुद से पूछता, क्या सच में कोई जरूरत है या बस आदत है? कई बार जवाब आता, बस आदत। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि हर बेचैनी पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बेचैनियां खुद ही शांत हो जाती हैं अगर उन्हें भागने का रास्ता न दिया जाए। समय आगे बढ़ा और कहानी फिर आज के जीवन से जुड़ गई। आज हम भी यही करते हैं। फोन साइलेंट होता है, फिर भी हम उसे उठा लेते हैं। कोई संदेश नहीं होता, फिर भी हम स्क्रॉल करने लगते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन मांगने लगा है।
हम इतने कंडीशनड हो चुके हैं कि शांति भी हमें असहज लगने लगी है। गहराई में जाने से पहले ही हम खुद को बाहर खींच लेते हैं। आर्य की कहानी यहां हमें एक आईना दिखाती है। ध्यान सिर्फ बाहर से छीना नहीं जाता, हम खुद भी उसे बांट देते हैं। जब तक हम यह नहीं पहचानेंगे कि हमारी उंगली कब खुद ही भाग रही है, तब तक कोई भी नोटिफिकेशन बंद कर देने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।